मैं बसंत कुमार आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ गया गाइडेंस के तहत। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का क्लास खत्म कर चुका हूँ। अब आप लोगों को ये एक स्ट्रेटजी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन में पूछता है और उसका स्ट्रेटजी कहाँ कहाँ तक जा सकता है, कहाँ सोच सकता है, उसके बारे में आप लोग का दिमाग जो है उधर दौड़ाना चाहता हूँ कि आखिर कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो और इसके माध्यम से मैं आज आपके सामने 2020 के क्वेश्चन का अध्ययन आपके सामने करूंगा और उसका आंसर भी बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम ये भी बताएंगे कि आपको 12 क्लास के एग्जाम में बोर्ड में क्लास 11 का भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछता है, ये यहां पे आप साबित हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों, क्लास 12 के बोर्ड का पिछले 2 साल पहले जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन और उसका आंसर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी तो 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 50 बनाना है। ये 2020 में 60 क्वेश्चन था, उसमें 50 बनाना था। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? देखिए, मौलिक अधिकार आप लोगों को पढ़ाया गया था क्लास 11 में और ये क्लास 12 में पूछ दिया, इसलिए क्लास 11 का भी 20 से 25% जो है बोर्ड में पूछता ही पूछता है, इसलिए बिल्कुल ही इग्नोर ना करें 11 क्लास को। तो मौलिक अधिकार जो है आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो आत्मा और हृदय कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और ये 12 से 35 तक है। और इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। तो भारतीय संविधान में जब मौलिक अधिकार दिया गया था सबसे पहले, तो मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और जो कि आर्टिकल 31 में था, और उसके बाद मौलिक अधिकार की संख्या 6 रह गई। तो इसका सही आंसर होगा, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं? 6। 7 पहले था, अब नहीं है। एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, जब संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाया जा रहा था तो एक और आर्टिकल को हटाया गया था, आर्टिकल 19 का F, जो कि संपत्ति से रिलेटेड था, संपत्ति का अर्जन, धारण और व्यय की स्वतंत्रता, और बिल्कुल नहीं हटाया गया, उसको कानूनी अधिकार 300 के ए में डाल दिया गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ध्यान दीजिए कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, हो सकता है कि ये पूछे कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो ये आपको सब्जेक्टिव क्लास में पूरा जो क्लास हुआ था उसमें विस्तार से बताया जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगली बार आप ये भी ध्यान दीजिए कि कहां कहां कौन कौन सा एरिया में मेहनत करना है, और कोई जो पुस्तक है उसको भी याद करिए। तो ऑन लिबर्टी जो है J.S. मिल ने लिखा था, इसका आंसर जो है लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो इस ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? J.S. मिल। और इनके सारे के सारे ये जो दिए गए ऑप्शन, इस पर भी ध्यान दीजिए कि प्लेटो ने क्या किया था, बेंथम ने क्या किया था। बेंथम एक उपयोगितावादी था, कार्ल मार्क्स जो दास कैपिटल लिखा, तो ये सब भी आपको याद करना चाहिए। ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए। अगला है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा क्या है? तो आपको पता होगा कि विधानसभा क्या होता है बच्चों, जिस तरह से केंद्र स्तर पर लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरह से राज्य स्तर में भी 2 स्तर होता है सरकार का, विधानमंडल का। वो क्या होता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, लेकिन हर राज्य में नहीं होता है। वो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, जिसका पॉपुलेशन एरिया ज्यादा है, उसको अगर विधानसभा चाहे तो लोकसभा के पास अपना बहुमत से विधान परिषद का शुरुआत करवा सकता है अपने राज्य में, लोकसभा को बोल के। तो विधानसभा और विधान परिषद होता है, जो जैसे सेंट्रल में होता है लोकसभा राज्यसभा। तो विधानसभा का जो कंडीशन है कि इसमें मिनिमम हो सकता है 60 सदस्य और मैक्सिमम होता है 500 सदस्य। तो यहां पे सीमा है, तो सीमा होगा 500, कि विधानसभा में सीमा जो है मैक्सिमम का वो 500 सदस्य होता है और मिनिमम 60। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां पे 60 से भी कम होता है, जम्मू कश्मीर में पहले 40 था, तो कभी कुछ अपवाद हो जाता है। तो ये शर्त समझ गए आप विधानसभा का। अगला है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता का एक विशाल बहुत ही विस्तृत अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो उसमें है कि विवाह अगर आप कर लेते हैं भारत में आके तो भारत का नागरिकता मिल जाएगा। आपका यहाँ जमीन है, निश्चित निवास है, सरकारी संख्या में आप आते हैं जनगणना में, तो वो भी हो गया। तो इस एक और बात ध्यान दीजिएगा कि
कभी भी ऑप्शन में अगर दो ऑप्शन सही सही लगे आपको तो बस कुछ सोचना नहीं है, बस इनमें से सभी मार देना है। अगर दो कोई ऑप्शन आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सही है तो तीसरा ऑप्शन के बारे में देखना ही नहीं है, बस इनमें से सभी। तो इसलिए इनमें से सभी होगा इसमें। अब आगे देखिए बच्चों, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है किसके द्वारा? राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति किसको कहते हैं? राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। और उपसभापति कौन होते हैं इसके? निर्वाचित किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपसभापति को चुनते हैं। अगला है, अगला है 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं सूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो ये समझिए ध्यान से, 73वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्यों आया, कैसे आया? तो याद करिए, हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। पंचायती राज जो क्लास 11 में है, क्लास 11 में पंचायती राज बताया, फिर यहां पे 12 में आया। तो ये क्या था? बलवंत राय मेहता समिति जो लाए थे 1993 में, उन्हीं के आधार पे केंद्रीय विकेंद्रीकरण किया गया और पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण कर दिया गया। पंचायती राज की स्थापना की गई। जिला स्तर पर जिला परिषद, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जो होता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिसके हेड होते हैं, 2 हेड होते हैं, एक प्रमुख होते हैं और निर्वाचित जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख जो होते हैं वीडीओ होते हैं समिति स्तर के। तो इसी तरह से ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, जिला परिषद का जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं। तो ये सब आपको जानना पड़ेगा कि 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं सूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए थे? तो इसमें दिया गया है 29। हो सकता है अगली बार दूसरा कुछ पूछ दे, अगला बार पूछ सकता है कि नगर पालिका में कितना विषय है, तो नगर पालिका को 18 विषय दिया गया है और पंचायती राज में ग्रामों को, पंचायती राज में ग्राम पंचायत को 29 विषय दिया गया। तो इस पर भी ध्यान दीजिए। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है, तो इस पर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिए कि राष्ट्रपति को कितना, कौन कौन सी शक्ति का इस्तेमाल राष्ट्रपति करता है, किस किस अनुच्छेद से। तो महाभियोग क्या होता है बच्चों? महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति अगर गलत कार्य में फंस जाए तो उसको कैसे हटाएंगे? तो आर्टिकल 61 से। लेकिन इसमें राष्ट्रपति आया तो इसमें और भी समझिए कि 356 होता है, 356, 352 और 360 ये राष्ट्रपति का बहुत ही प्रमुख शक्ति है। 356 जो है राष्ट्रपति शासन लगता है पूरे राज्य पे, 360 जो है वित्तीय आपात की स्थिति में लगता है और 352 राष्ट्रीय आपात है। 352 राष्ट्रीय आपात, 360 वित्तीय आपात और 356 राष्ट्रपति शासन लग जाता है जब किसी राज्य का शासन जो है गड़बड़ हो जाता है तो, या सरकार गिर गई तो ये आपको राष्ट्रपति के, अगर यहां पे आपको एक संकेत मिल रहा है कि राष्ट्रपति है तो इससे संबंधित सब कुछ पढ़ लें। और अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन सा नहीं है? आपको बताया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 6 अंग है। सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यास परिषद है, सामाजिक और आर्थिक परिषद है, सुरक्षा परिषद है। तो इसमें अगर आप सब पढ़े रहेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें नहीं है। देखिए, महासभा होता है, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और यूनिसेफ इसका अंग नहीं है। अब अगर ये चलते हैं संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? न्यायाधीश सब मिलकर फैसला देते हैं, लेकिन संवैधानिक विषय पर अगर हो गया तो ये इसका ऑप्शन होगा सही, 5 या इससे अधिक। 5 जजों का बेंच बैठेगा तभी संवैधानिक विषय पर निर्णय दिया जाएगा। अगला है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 2 अक्टूबर है। क्यों है? तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती जो मनाया जाता है, उसी पर पूरा दुनिया उन्हीं पे विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। पूरा दुनिया उनके जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाता है। तो ये समझिए कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती भी है, जन्म हुआ था 1869 में। अब देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई? तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा देश जो जो विषय पर कार्य करता है उसको सूचियों में बांट दिया गया है। वो क्या होता है? केंद्र सूची या संघ सूची हो गया, उसके बाद राज्य सूची हो गया, उसके बाद समवर्ती सूची हो गया। संघ सूची जो है वो केंद्र स्तर का जितना सारा विषय है, जैसे रेल, बैंक, ये सब पे कार्य करता है। हवाई जहाज जो केंद्र सरकार का है उस पर केंद्र सूची बनाती है, केंद्र सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार बनाता है। और राज्य का जो है जैसे पुलिस हो गया, ये सब जो है पुलिस, इस पे राज्य सरकार जो है कानून बनाएगी, राज्य सूची। और समवर्ती सूची जो है जैसे शिक्षा, इसमें दोनों मिलकर बनाएंगे। तो वो समवर्ती सूची जो है कहां से लिया गया है समवर्ती सूची की प्रेरणा? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। अगला है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया था?
तो इसमें है तिवारी कमेटी। तिवारी कमेटी आया था, उसी के आधार पर पर्यावरण विभाग का स्थापना किया गया था। अगला, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है? तो आपको बताया गया था मौलिक अधिकार में जब 14 से 18 में कानून के समक्ष समानता होता है तो उसमें दो प्रावधान है, एक है कानून का समान संरक्षण और यह है अमेरिका से लिया गया है कानून का समान संरक्षण। उसका दूसरा प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है, वो हम मौलिक अधिकार में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगला है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? पहले तो थोड़ा सा हल्का जान लीजिए कि गुटनिरपेक्ष क्या है। तो गुटनिरपेक्ष क्या था कि दुनिया जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो दुनिया दो शक्ति में बट गया, दो ध्रुव में। एक ध्रुव हो गया, एक ध्रुव का केंद्र हो गया रूस और एक ध्रुव का केंद्र हो गया अमेरिका। तो अगला विश्व युद्ध की तैयारी के लिए भी दोनों एक सारे देश को अपने खेमे में बुलाना चाहते थे कि आप मेरे साथ आइए, तो अमेरिका कर रहा था मेरे साथ आइए। तो दो गुट में बट गया पूरा दुनिया, अमेरिका और रूस के माध्यम से, और सब देश एक दूसरे के साथ होने लगे। जब भारत की बारी आई तो भारत ने सूझबूझ के साथ काम लिया और कहा कि नहीं, हम ना तो आपके साथ जाएंगे ना आपके साथ, तो क्यों नहीं बीच का रास्ता निकाला जाए, और वहीं से शुरू हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और उसके अध्यक्ष थे, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे नेहरू जी। तो यही हुआ गुटनिरपेक्ष। भारत मुक्त एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो इसके जीएन जोशी एक विद्वान हो गए, पॉलिटिकल थिंकर हो गए, जिन्होंने कहा कि भारत एक एकात्मक राज्य है। और एकात्मक क्या होता है? एकात्मक वो होता है जो दिखता है कि केंद्र में ही शक्ति है, लेकिन भारत न तो एकात्मक है ना संघात्मक, ये दोनों का मिश्रण है। कुछ कुछ लक्षण जो है संविधान के इसमें एकात्मकता को दिखाता है और कुछ लक्षण जो है वो संघात्मकता को दिखाता है। तो उसी केंद्र की शक्ति के आधार पर इन्होंने कहा कि जीएन जोशी ने कि भारत में एकात्मक शासन राज्य है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, कहां का? तो उल्फा एक भारत का ही आतंकवादी संगठन है। अगला, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ रहता है। ये कथन जो है किसने कहा? ये कथन रूसों ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र तो उत्पन्न होता है लेकिन हमेशा वो बंधनों से बंधा रहता है। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? ये कई बार सवाल होता है कि भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है। इसमें समझने वाली बात है कि भारत के प्रधानमंत्री आखिर होते क्या है? वो एमपी के हेड होते हैं, एमपी का नेता होता है। तो एमपी का निर्वाचन होता है न कि नियुक्ति। और एमपी का जब निर्वाचन होता है तो जिस पार्टी का एमपी सब जीते उसी पार्टी के एमपी सब अपना नेता चुनते हैं कि आपको हम अपना नेता चुनते हैं और उसको आगे करते हैं, और राष्ट्रपति उनको कहते हैं आइए हम आपका नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री के पद पर। तो प्रधानमंत्री का कभी भी चुनाव नहीं होता है, निर्वाचन नहीं होता है। उस सदस्य उस आदमी का होता है, उस आदमी का चुनाव होता है जो प्रधानमंत्री हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री पद का कभी भी चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री पद का नियुक्ति होता है। प्रधानमंत्री पद पे जो व्यक्ति होते हैं उसको एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आगे चलते हैं। दक्षेश का मुख्यालय कहां है? दक्षेश क्या है बच्चों? सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में बनाया गया है। तो सार्क जो है साउथ एशियन, जो वहां के कुछ विकासशील देश जो आपस में हैं वो सब अपना कैसे विकास करेंगे इस पर चर्चा की जाती है सार्क के कमेटी में। तो ये सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू है, और इसका जो पहला बैठक हुआ था बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। बलवंत राय मेहता कमेटी आ गया। फिर अभी मैंने जस्ट बताया था कि बलवंत राय मेहता ही जो है पंचायती राज संस्था को कितने स्तर पर बांटा था? तो ये होगा त्रिस्तरीय। अभी जस्ट मैंने बताया ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और बीच का जो होता है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? कि पहली बार जो कहा कि हमको दो राष्ट्र बंटवारा दे दीजिए, एक पाकिस्तान दे दीजिए, एक भारत दे दीजिए। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? साफ्टा समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुआ था। अब चलिए, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु वही है जो वहां पे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो 30 वर्ष होता है वही यहां पे विधान परिषद में भी है। तो विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? एशियाई मतलब एशिया तरफ के, तो यूथ हंट जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे। अगला, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? ये तो सब जानते हैं
कि 18 वर्ष, लेकिन इसमें भी क्या क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है कि 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही यह 18 वर्ष किया गया था। इससे पहले क्या था, 21 वर्ष था, तो अब 18 वर्ष है। और किसने किया था, किसके द्वारा हुआ था, तो राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी ने अपने प्रयास से 61वां संविधान संशोधन लाया 1989 में और 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष को घटा के। अब चलिए, कौन सा एक न्याय का प्रकार है, तो इसमें कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन सभी कानूनी न्याय जो है वो न्याय का प्रकार है। अब आगे चलिए, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। आप जानते होंगे कि भारत में दो प्रधान होता है, एक संवैधानिक प्रधान, एक वास्तविक प्रधान। तो वास्तविक प्रधान कहा जाता है प्रधानमंत्री को और संवैधानिक प्रधान कहा जाता है राष्ट्रपति को। तो अगर हम नजर दौड़ाएं तो ब्रिटेन में जो महारानी का पद है वो वही है कि संवैधानिक प्रधान है, वो बस उनको शक्तियां नहीं दी गई है। तो तुलना करेंगे तो ब्रिटेन की महारानी से होगा भारत के राष्ट्रपति का तुलना। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रिटेन की महारानी से बहुत ही ज्यादा पावर भारत के राष्ट्रपति को है। आगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया। नागरिक कौन कौन व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, वो एक नागरिकता चैप्टर पढ़ाया गया है। तो उसमें 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम आया। अगला, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब देखिए, संविधान से ये सवाल आ गया। अब संविधान का पूरा विस्तार से अध्ययन करिए कि संविधान जो है कब बना, कितना दिन में बना, कौन कौन से अनुच्छेद थे, इसका विस्तार से चर्चा यहां पे आप लोग करेंगे। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण कौन सा है, तो ध्यान से देखिए, संविधान की सर्वोच्चता तो होती है, वहां पे शक्तियों का विभाजन तो स्पष्ट है। तो देखिए, दो मिल गया तो पक्का है, आंख मूंद के तीसरा मार देना है। लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है वहां पे, मतलब कि दो अगर आपको लग गया तो समय ना गवाते हुए बस इनमें से सभी सोच लीजिए। तो संघात्मक ढांचे के लिए ये सभी जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, और हारा कौन था, पाकिस्तान। उसके बाद संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो यहां है तो यह भी पूछ सकता है कि भारत में 44वां संविधान कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। तो 1978 ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए कि क्या क्या हुआ था। 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, पाकिस्तान हार गया था भारत से। तो इस तरह से ऑप्शन सब भी ध्यान दीजिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकसभा, सशक्त कार्यपालिका, वयस्क मताधिकार। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका तो होता ही है, लोकसभा। उसके बाद यहां पे देखिए, लास्ट में मैं आपको आंसर दे चुका हूं। इसमें भी प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो है सब कुछ होगा। लोकसभा तो होगा ही होगा, और स्वतंत्र न्यायपालिका तो होगा ही होगा, और सशक्त कार्यपालिका होगा। इसी वयस्क मताधिकार, ये वयस्क मताधिकार ही इसमें बस हो सकता है प्रतिनिधि लोकतंत्र में। क्यों, क्योंकि जब तक आपके पास चुनने का अधिकार नहीं होगा तो प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे। तो ये इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें से इंग्लिश कहीं नहीं है, तो ये पक्का होगा, वयस्क मताधिकार है बस इसका आंसर। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, तो ये 1962 ईस्वी में अस्तित्व में आया। उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया, तो अभी जस्ट मैंने इसमें इसका क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, एक चैप्टर से तीन लगाता है, बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज आ गया, त्रिस्तरीय पंचायत, चार क्वेश्चन एक चैप्टर से आता है। देखिए, बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, मनरेगा जो है रोजगार गारंटी योजना जो है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ये शुरुआत किया था मनमोहन सिंह ने। उससे पहले नरेगा था, उसके बाद मनरेगा कर दिया गया मनमोहन सिंह के द्वारा। यूरोपीय संघ क्या है, तो यूरोपीय संघ में मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन में पढ़ाया है। तो यूरोपीय संघ जो है, यूरोप के 28 देश मिलकर आपस में एक संघ बनाए कि उसमें आपस में आवाजाही में वीजा उजा नहीं लगेगा, बहुत सरल हो जाएगा सब कुछ, वो एक समान मुद्रा का यूज कर सकेंगे, व्यापार सरल हो जाएगा। तो यही यूरोपीय संघ है। तो यूरोप के 28 देशों ने मिलकर बनाया। तो ये इसकी स्थापना कब हुई, तो 1992 में हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो पूरा देश में चुनाव कराते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब देखिए, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ये बहुत पहले प्राचीन घटना है कि ये चीन ने व्यापार पहले जब होता था एक दूसरे देश से, तो खुले द्वार की नीति अपनाई थी ये चीन ने। उसके बाद विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। लोक लेखा समिति क्या होता है, लोक लेखा समिति जो होता है पूरे देश का लेखा जोखा रखता है।
तो ये क्या होता है, इसमें 15 जो है लोकसभा सदस्य तथा 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। उसके बाद प्राक्कलन समिति भी पूछ सकता है, क्योंकि ये लोकसभा समिति पूछा, तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति पूछ दिया तो बस इसी को बात रहती है। लोक लेखा समिति के जैसा और कौन कौन सा समिति होता है, तो प्राक्कलन समिति होता है, ये महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, तो ये सब कुछ कुछ पढ़िए जिससे आपको अंदाजा लग जाए क्या क्या पूछ सकता है। तो ये अब आगे देखते हैं। राज्य जो है पढ़ाया गया है थ्योरेटिकल पेपर में कि राज्य क्या है, उसकी जनसंख्या क्या होता है, एक निश्चित भूभाग होता है, मतलब राज्य होने के लिए क्या क्या तत्व चाहिए। तो भूभाग चाहिए, पक्का है। और इसमें क्या है, क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। जब आप बहुत अच्छा तैयारी करेंगे तो बस कौन सा एक राज्य का तत्व, लास्ट में आप नहीं वाला नहीं शब्द देखते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं कि अरे यहां तो था नहीं है। आप लोग राज्य का तत्व पूछा, बस हो गया नहीं। ध्यान से पढ़िए कि कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। तो यहां है भूभाग, पक्का है। भूभाग रहेगा तब तो राज्य होगा, जनसंख्या होगा तब तो राज्य होगा। संप्रभुता, संप्रभुता मतलब राज्य का अपना, उसमें शासन, अपना स्वतंत्रता, मालिकाना हक, तो ये तीनों तो होगा। लेकिन राजनीतिक दल जरूरी नहीं है राज्य के लिए। राज्य की स्थापना के लिए राजनीतिक दल नहीं है, वो बाद में आएगा। पहले राज्य कैसे बनेगा, तो बिना राजनीतिक दल का संप्रभुता होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। तो ये होगा आंसर, राजनीतिक दल की जरूरी नहीं है। फिर अगला, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है, तो इसका वार्ड काउंसिलर, ये सब मेयर का चुनाव करता है। अगला, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। तो इसमें आप जानते, ये मैंने पढ़ाया था कि इसमें सबसे मजबूत कुछ होता है तो सुरक्षा परिषद। इसका अगर सिफारिश हो गया तो महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। सुरक्षा परिषद में आपको मैंने बताया था वीटो पावर होता है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चाइना को वीटो पावर प्राप्त है। तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा अस्थायी सदस्य है। ये अस्थायी सदस्य है। वैसे सदस्य होते हैं 15, जो 10 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल के लिए बनते हैं, लेकिन ये 5 जो है अस्थायी है, उसको वीटो पावर मिला हुआ है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए वही है जो विधानमंडल में, राज्य में विधान परिषद को है, वो 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा की अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1957 में, 1957 ईस्वी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, तो इसमें आर्टिकल 249 जो है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने का शक्ति संविधान को दे देता है 249 के माध्यम से। दक्षिण क्या है बच्चों, दक्षिण है सार्क। सार्क में साउथ एशियन जो नेशन है, जो कि आपको 8 सदस्य होते हैं उसमें, और उसका मुख्यालय कहां है, नेपाल में है। लेकिन जो पहला सम्मेलन है वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। समवर्ती सूची के कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में करंट में तो 52 है, लेकिन अगर ये 52 नहीं है तो 47 विषय है। समवर्ती सूची होता क्या है, आपको जस्ट मैंने बताया 3 सूची होता है। उसमें जो केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जिस विषय पर बनाते हैं उसको समवर्ती सूची कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जैसे शिक्षा पर दोनों मिलकर बनाएगा, इसीलिए केंद्र स्तर का केंद्रीय स्कूल अलग होता है सीबीएसई बोर्ड, और राज्य स्तर का सबका अपना अपना स्कूल होता है, दोनों शिक्षा पर बनाता है। 1972 का शिमला समझौता, तो ये याद करिए 2 जुलाई 1972 में क्या हुआ था। 1971 में बांग्लादेश जो शरणार्थी बन के गया था, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी और पाकिस्तान का 95,000 सैनिक रहते हुए मुंह की खानी पड़ी। मतलब पाकिस्तान हार गया इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और घुटना टेक दिया, और उसी समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 16 दिसंबर 1971। और उसी के तहत 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ कि आपस में जो है शांति बनाए रखे। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान ने मिलकर किया, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ये डेट है इसका 2 जुलाई। अब चलते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किसमें किया गया है, तो ये देखिए यहां अभी जस्ट मैंने बताया 352 क्या है, तो राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति का शक्ति है वो 352। 356 है ये राष्ट्रपति शासन जो लगता है राज्य पे। 370 में जम्मू कश्मीर से संबंधित था। 352 है राष्ट्रीय आपात, और ये 368 जो है यही है संवैधानिक संशोधन। तो अगर आप बाकी, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो बाकी अगर आता है तो उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। आगे, सार्क में कितने सदस्य हैं, तो अभी जस्ट मैंने बताया सार्क में 8 सदस्य हैं। अब आगे चलते हैं, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। सबसे लास्ट में कैबिनेट मिशन आया था,
और उसी के आधार पे इसी योजना के आधार पे संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इसमें संविधान सभा का गठन ये मत समझिए, संविधान सभा का पूरा अध्ययन करिए कि संविधान सभा में 299 सदस्य थे, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था, अस्थायी सदस्य कौन था, कितना वर्ष चला, लंबा बहस। तो ये सब आप कब बना, कब लागू हुआ, जैसे 26 नवंबर 1949 में बना और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो संविधान के बारे में हल्का विस्तार अध्ययन करना पड़ेगा। संविधान से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखिए केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था, तो इसमें होगा केशवानंद भारती ने यह निर्णय दिया कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना संविधान का, उसका मूल ढांचा को संशोधित नहीं कर सकते, बेसिक से स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं। तो यही है, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता है। आगे, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो पहला 1951 में हुआ था। तो बस ये इतना पे आप मत रह जाइए, 51 में क्या क्या हुआ था। तो आर्टिकल 15 में क्या था, तो 14 में था कानून के समान समानता, 15 में था सामाजिक समानता। तो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जो संरक्षण आरक्षण देने के बाद था, ये पहला संविधान संशोधन में हुआ था। फिर आर्टिकल 19, फिर उसके बाद बहुत सारे संशोधन हुए उसमें। तो पहला संविधान संशोधन में कौन कौन सा एरिया आता है ये आप देखिए, तो हो सकता है इसमें आपको मदद करे। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन आया था। फिर इसमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार 6 आपको मैंने बताया कि एक बार देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। 14 से था समानता का अधिकार, 19 से स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब ये अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको पूरा पता चलेगा कि कौन आर्टिकल भी रहेगा पता। तो इसमें देखिए समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, इसीलिए ये अब अधिकार नहीं रहा। पहले 7 था, अब 6 रह गया। तो ये अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ, तो भारत और चीन के बाद पंचशील समझौता का जो हस्ताक्षर हुआ था वो 1952 में हुआ था, 58। तो ये देखिए 58 का क्वेश्चन डी। पंचशील समझौता जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। और लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 552, लेकिन आज तक 552 उसमें नहीं बैठे हैं। तो क्या होता है, तो 545 सदस्य ही अभी तक है, वो अभी तक खाली है सीट। और उसके बाद लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या पूछ दिया तो राज्यसभा का भी पूछ सकता है। तो राज्यसभा में 250 होता है, 238 प्लस 12। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12 मनोनीत होता है, 238 निर्वाचित। तो इसमें भी जो है 2 मनोनीत होते हैं। 545 में 543 प्लस 2 मनोनीत होते हैं। अब देखिए अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। अवशिष्ट विषय पर जो है, जो अवशिष्ट विषय किसको कहते हैं, तो एक था केंद्र सूची का विषय, एक था राज्य सूची का विषय, एक था समवर्ती सूची का विषय। तो ये तो संविधान बनने के समय हुआ। अब बहुत बाद में 95 ईस्वी के समय में कुछ ऐसा विषय आया जो संविधान में नहीं लिखा था, जैसे कि इंटरनेट क्रांति 95 ईस्वी के आसपास आया। साइबर, इंटरनेट, ये सब जो संविधान में नहीं दिया गया, इसी को अवशिष्ट विषय कहा गया। तो इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है, इसमें केंद्र सरकार को तो है ही, कभी कभी केंद्र राज्य के पास भी आता है। तो इसमें केंद्र राज्यों के पास भी आपका आंसर होगा। तो इस तरह से 2020 का एक मॉडल तो दे दिया गया, और हो सकता है कि दूसरा मॉडल में दूसरा अगला 60 क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं कल उसी के साथ उपस्थित होऊंगा। तो इस तरह से आपके सामने 60 क्वेश्चन का डील कर दिया गया। तो ओके बच्चों, थैंक यू।